आमंत्रित करना चाहूंगा इस ऑडिटोरियम में, इस हॉल में जितनी लेडीज बैठी हैं, नारी शक्ति, एक बार सभी लोग स्टेज पर आ जाए। रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सभी को प्रोडक्ट लॉन्च करने के असली हकदार ये है, हम लोग नहीं है, और इनके हाथ में प्रोडक्ट्स आने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आप आ सकते हैं। थैंक यू। हमारी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो ये अच्छे से समझती है कि ऊपर वाला अगर कुछ देता है तो उसमें पूरा आपका हक नहीं होता है। आपको उन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए जिन लोगों को ऊपर वाले ने इतना सब कुछ नहीं दिया। तो दोस्तों, अब हम जिनको बुलाने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही नोबल कॉज कर रहे हैं, एक नहीं कई कर रहे हैं, हमारे बीच में आज जो आए हैं उनका नाम है लव केयर फाउंडेशन। जोरदार तालियां फ्रेंड्स। एक बहुत ही कीमती समय का एक छोटा सा स्लॉट मुझे मिल गया है और मैं अपने दिल का एक काम करना चाहता हूं। आप मेरा साथ देंगे? आज जब हमारा एंथम बजा तो हम सबके लिए वो पहली बार थी। हम सब ने वो पहली बार सुना। कई लोग समझ पाए, कई नहीं भी समझ पाए, उसके शब्दों को पकड़ पाए, नहीं भी पकड़ पाए। क्यों ना हम एक काम करें, एक बार इस एंथम को दोबारा सुने ताकि ये हमारे दिलो दिमाग में उतर जाए। तो सपने हैं निडर आंखों में शिखर, हौसलों में जीत का है दम। जोश जिगर लक्ष्य पर नजर, बढ़ना ही अपना है करम। हम जीत जाएंगे, सपने सजाएंगे। हम जीत जाएंगे, सपने सजाएंगे। हमसे खुशियां शुरू, हमसे खुशियां शुरू। हम हैं स्मार्ट वैल्यू, हम हैं स्मार्ट वैल्यू। कदम कदम जो मिले साथ चले ये काफिले, हाथों में हाथ हो तो आसा फिर मंजिल लगे। कदम कदम जो मिले साथ चले ये काफिले, हाथों में हाथ हो तो आसा फिर मंजिल लगे। तन्हा क्यों बैठा है, हिम्मत को आजमा तू, आ जाना झूले रे मेरे संग आसमां तू। हमसे खुशियां शुरू, हमसे खुशियां शुरू। हम हैं स्मार्ट वैल्यू, हम हैं स्मार्ट वैल्यू, हम हैं स्मार्ट वैल्यू, हम हैं। स्मार्ट वैल्यू। कुछ ज्यादा नहीं पता है। सुबह 8:30 बजे से ब्रेकफास्ट लग जाएगा और 10:30 बजे आप लोग पीछे वाले हॉल में जहां चेक इन किया था वहीं चेकआउट करेंगे। आप लोग आप अपना लगेज साथ वाले हॉल में जमा करा देंगे और उसके बाद आप लोग यहां पर बैठेंगे। कल 11 बजे से हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? यस? ओके। दूसरी चीज, आज आप जहां पर रुके हैं इस होटल में प्रेमिसेस और सब कुछ जिस रूम में है आप हैं, बहुत कीमती सामान है। कृपया करके होटल की प्रॉपर्टी का ध्यान रखिएगा क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी है एक दिन के लिए, बट कहीं तोड़फोड़ कर देंगे तो कंपनी को पैसा भरना पड़ेगा। कल के लिए एक स्पेशल यूनिफॉर्म बनाई गई है। आप लोगों को मैसेज आया था कि आप ब्लू जीन्स लेकर आएंगे और टी शर्ट हमारे कंपनी ने सुबह आपको गिफ्ट कर ही दिया है। तो कल सभी लोग व्हाइट टी शर्ट जो आपको दी गई है और ब्लू जीन्स में ही आएंगे। कल ये सतरंगी कलर नहीं चलेंगे। सब एक राइट? ऐसे ही बोलते हैं ना, सभी धर्म एक है, तो हम सभी लोग एक हैं। कल पता चलेगा हमारी यूनिटी का, राइट? सो कल हम सभी लोग उसी यूनिफॉर्म में आएंगे। और दोस्तों, कल का दिन तो मैं आपको क्या बताऊं, माय गॉड, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट टुमारो, रियली एक्साइटेड। कल जो होने जा रहा है, माय गॉड, आप
मतलब जाते समय आप भूल नहीं पाएंगे कि ये हुआ क्या है आज। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। बस यही है कि टाइम का हम लोग ध्यान रखेंगे, अनुशासन का हम लोग ध्यान रखेंगे। तैयार है आप लोग हैप्पी बर्थडे करने के लिए? किसका? स्मार्ट वैल्यू का 15 साल पूरे हो गए हैं दोस्तों। कितनी खुशी की बात है। एक बहुत लंबा सफर तय किया है, लेकिन अब सफर बहुत आसान हो गया है, बहुत स्मूथ हो गया है। और अब इसके बाद वो दिन सोचो जब हम 25वीं सालगिरह मनाएंगे, सिल्वर जुबली मनाएंगे। और इससे पहले कि कुछ भी शुरुआत की जाए और इन 15 कैंडल्स को प्रज्वलित करने के लिए कुछ महान हाथ इकट्ठे एक साथ जुड़ के इस ऐतिहासिक क्षण को सबके बीच में ला रहे हैं। दोस्तों, इसके साथ ही इस सभा में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम दिल से आपके आभारी हैं कि आप आए। आप नहीं आते तो ये माहौल फीका रह जाता। लेकिन अनुशासित रहकर हम लोग एंजॉय करेंगे। हम लोग ठीक 8:30 बजे यहां पर नाचेंगे। ओके, सो हम आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि आज का दिन कल के दिन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल भी बहुत इंपॉर्टेंट था। आज का एजेंडा कुछ अलग है। आज आप उन लोगों को सुन पाएंगे जिन लोगों को आप सुनना चाह रहे हैं बहुत देर से। कल उनका नंबर नहीं आया, लेकिन आज नंबर सबका आएगा। सर हमारे स्मार्ट वैल्यू के लिए लीगल डायरेक्टर है। पूरा लीगैलिटीज, कानून सर के हाथ में है। नहीं, सर के हाथ में नहीं, सर हमें सिखाते हैं कि कैसे अच्छे से हम एथिकल बिजनेस कर सकते हैं पूरे भारत में। सो फ्रेंड्स, आइए जोरदार तालियों के साथ हम सब मिलकर स्वागत करते हैं और डायरेक्टर मिस्टर सीजी रेड्डी। प्लीज गिव अ बिग हैंड। कल पूरा ठीक से हुआ होगा, खुशी से, रात भी दिन भी। तो पूरा अच्छा होने के बाद ये लीगल आदमी आके हमको क्या सिखाना है, हम तो जाके धंधा करने वाला है बोल के सोच रहा होगा। हाँ, छोटा सा जो प्रिंसिपल्स है उसको अगर फॉलो किए तो आगे चल के लंबा चल जाएगा। एंड जो भी इंसिडेंट है इमीडिएटली अगर आपका सीनियर लीडर को बोले तो वो भी इन टाइम में अटेंड करेगा, या नहीं तो हमारा नंबर और नमित जी का नंबर, कस्टमर केयर का नंबर सबके पास है। 24/7 कभी भी काम करते रहता है और असिस्टेंस मिलते रहता है। और ड्रीम मोर, डू मोर, शेयर मोर एंड हाउ मोर। बट एथिकली, लीगली। एक्सेप्ट करते नहीं करते? थैंक यू वेरी मच। ये शब्द आप सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है सीजी सर की तरफ से कि सभी लोग एथिकल बिजनेस का ध्यान दें, मिस कमिटमेंट ना करें, पेमेंट की मिस हैंडलिंग ना करें, जिससे कि स्मार्ट वैल्यू का ब्रांड पवित्र था, पवित्र है और पवित्र बना रहे। एक बार इसके लिए तालियां होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आइए हम सब लोग मिलकर जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं डायरेक्टर ऑफ स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लिमिटेड। लेट्स वेलकम मिस्टर नमित शर्मा। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबको ये जानकारी देना चाहता हूं कि आज हम जिस हॉल में बैठे हैं, ये हॉल
और ये होटल दिल्ली के सबसे बड़े होटलों में से एक होटल है और ये हॉल इस होटल के सबसे बड़े हॉल्स में से एक हॉल है। हमने आज कल हमने 15 इयर्स सेलिब्रेशन किया। टुडे इज समथिंग लाइक एक नई शुरुआत है। हमने आज जो ये इस होटल को बताया है कि स्मार्ट वैल्यू यहां पर है, आई थिंक मैं हम सब लोगों की तरफ से ये बोलना चाहता हूं, शायद ही हमको ये होटल भी बड़ी मुश्किल से मिला। इन लोगों ने ये 3-4 पता नहीं क्या पार्टीशन तोड़े हैं, क्या करा है मालूम नहीं, तब जाकर के ये हमको हॉल मिला है। मुझे नहीं पता नेक्स्ट ईयर हम शायद नया होटल बनाएंगे के पास जाएंगे, कौन सा होटल हमको वेन्यू देगा। और मैं तो ये बोलता हूं कि हम अपना वेन्यू खुद बनाएं कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वैल्यू प्रोग्राम होगा। रामलीला मैदान, आशीष जी बोल रहे रामलीला मैदान। मुझे तो लग रहा है रामलीला मैदान छोटा पड़ेगा। मुझे लग रहा है रामलीला मैदान बहुत छोटा पड़ेगा हम लोगों के लिए। दोस्तों, मेरा उद्घाटन या मेरा लॉन्च स्मार्ट वैल्यू में अभी कल नहीं हुआ है। मेरा उद्घाटन 14 साल पहले कंपनी में हुआ था। मेरी लॉन्चिंग जो हुई थी, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। और मैं आज जो कुछ भी हूं, इट इज ऑल एंड ऑल बिकॉज आप सब लोगों का साथ और प्यार मुझे मिला है। और सिर्फ मुझे नहीं, पूरी स्मार्ट वैल्यू टीम को आप लोगों का साथ और सपोर्ट मिला है। और मैं ये आशा करता हूं कि आगे भी ये साथ और प्यार हमेशा बना रहेगा। गलत नहीं होगा। हम नंबर 1 थे हम नंबर 1 हैं, हम नंबर 1 रहेंगे। हम सब लोग श्योर हैं इस चीज के लिए। तो एक बार जोर से बोलिए स्मार्ट वैल्यू नंबर 1, पूरी दिल्ली को पता चलना चाहिए। जोर से बोलो यार, स्मार्ट वैल्यू नंबर 1, स्मार्ट वैल्यू नंबर 1। और आज केवल एक ये लास्ट लाइन मैं बोलना चाहता हूं, हम सब लोगों को एक प्रॉमिस अपने आप से करना है। क्या हम करेंगे? कि आज से, अभी से कुछ भी जो गलत कहीं पे भी हो रहा है, ना मैं करूंगा, ना मैं करूंगा, ना मैं करने दूंगा किसी को। क्योंकि ये मेरी कंपनी है, ये हमारी कंपनी है। मुझे नहीं पता किसी और का। मुझे नंबर 1 बनना है और मुझे स्मार्ट वैल्यू को नंबर 1 बनाना है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आज हमारे बीच में वो आने वाली हैं जिनको मुझे लगता है कि अगर आप उनके विचार सुन लोगे, तो अगर आपके अंदर थोड़ी सी इच्छा शक्ति है कुछ समझने की और सुनने की, तो आज से आपकी जिंदगी बदल। आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं, खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ, द वन एंड ओनली मिस अरुणिमा सिन्हा। मैं स्वागत करता हूं अरुणिमा सिन्हा जी का। और मैं I can almost see it, that dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My faith is shaking, but I gotta keep trying.
gonna keep my head held high. There's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna have to lose. It ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side. It's the climb. The struggles I'm facing, the chances I'm taking, sometimes might knock me down, but no, I'm not breaking. I may not know it, but these are the moments that I'm gonna remember most. Yeah, just gotta keep going, and I gotta be strong. Just keep pushing on, 'cause there's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle, and sometimes I'm gonna have to lose. Ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side. It's a There's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes you're gonna have to lose. Ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side. It's the climb. Yeah. Keep on moving, keep climbing, keep the faith, baby. It's all about the climb. Keep the faith, keep your हाँ बिल्कुल जोश है। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि आप लोग कल से हैं यहाँ पे, और मैं एक चीज ये भी सुनिए तो सही, पहले सुनिए, और दूसरी चीज ये कि कल से आपका ये कंटिन्यूअसली चल रहा है, और किसी को बैठकर सुनना, वहां पर चेयर पर बैठकर किसी को सुनना, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उतनी देर पेशेंस रख पाना बहुत बड़ी बात होती है। जिन्हें मुझे कहा एक एक पल जो मैं अपना एक्सपीरियंस वो सिर्फ शेयर करने वाली हूँ। आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि 2011 में चलती ट्रेन से मुझे कुछ बदमाशों ने उठाकर चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था एक सोने की चैन के लिए। सिर्फ मैं लखनऊ से दिल्ली आ रही थी, मेरे गले में एक सोने की चैन थी, जनरल कंपार्टमेंट में थे, 4-5 लोग कंपार्टमेंट में चढ़े, मुझे नहीं पता कि कहां से चढ़े वो, सबका पूरे कंपार्टमेंट में लूटपाट शुरू किया, किसी ने मना नहीं किया। मैं एक प्लेयर रह चुकी थी, कितने ऐसे किसी चीज को अपने आसानी से कैसे जाने देती, मैंने मना किया लेकिन किसी ने माना नहीं, और फिर वो 4-5 थे और साइड से पकड़ा, उठा के बाहर फेंक दिया था। दुर्भाग्य ये था कि उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आई और उसका इंजन तो निकल गया था, मैं डिब्बे में टकराई, फिर नीचे गिरी, कहीं नहीं आया। जब फिर मैंने उठने की कोशिश किया, मैं उठ नहीं पा रही थी, मैंने दोबारा अपने थाई को ऐसे उठाकर
देखा तो मेरा जीन्स में पैर ऐसे लटका हुआ था और ब्लड फोर्सफुली निकल रहा था। उस काली रात के बाद सुबह हुआ, गांव वाले मुझे देखे, बरेली डिस्ट्रिक्ट के गांव वालों ने मुझे देखा और उठा के मुझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाके एडमिट कराया। वहां के डॉक्टर, फार्मासिस्ट, उन्होंने दोनों जन ने अपना एक एक यूनिट ब्लड निकाला और फिर मेरा पैर मुझे लगाया और बिना एनेस्थीसिया मेरा पैर काट दिया गया। जब बात मीडिया में आई कि अरुणिमा नेशनल प्लेयर है, फैसिलिटीज मुझे अच्छी मिलनी शुरू हुई। वहां से मुझे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, फिर वहां से स्पोर्ट मिनिस्टर एयर एम्बुलेंस से मुझे एम्स में एडमिट कराया। कहानी बाद जब डॉक्टरों ने बुलेटिन जारी कर दिया कि हाँ अरुणिमा ठीक तो है लेकिन पैर जा चुका है, बुलेटिन जारी कर दिया न्यूज में। मैं पता जब मैं पढ़ने लायक हुई न्यूज़पेपर, टीवी देखने लायक हुई, ठीक हुई थोड़ा, मैंने टीवी में देखा ब्रेकिंग न्यूज करके आ रहा था कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं था, इसलिए अरुणिमा ट्रेन से कूद गई टीटी आने पर। हॉस्पिटल के बेड पे पड़े पड़े डिसाइड किया कि आज आपका दिन है, जितना चाहो बोल लो, कल मेरा दिन आने वाला, मैं प्रूफ कर दूंगी कि मैं क्या हूं। यहां तक कि मुझे जब सब पागल मैंने प्लानिंग तो कर लिया कि हाँ मुझे माउंटेनिंग करना है, अब सही गाइडेंस में ट्रेनिंग और स्पॉन्सरशिप, सबने वही पागल नहीं होती, किसी ने तो फ्रंट पे बोला कि क्या लंगड़ी हो गई, दिमाग भी खराब हो चुका है। छिंद्रीपाल ने मुझे देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने बोला कि अरुणिमा तूने ऐसी हालात में एवरेस्ट जैसे दुरूह पहाड़ के बारे में सोचा तो तूने अपने अंदर तो एवरेस्ट पता कर लिया, अब तो सिर्फ लोगों के लिए है। मतलब मेरे परिवार को छोड़कर बाहर की कोई एक शख्स था जिन्होंने मुझ पर यकीन किया था, किसी को यकीन ही नहीं होता था कोई। मैं जब माउंटेन पहुंची हूं, मैं बताऊं, रोड हेड से बेस कैंप हमारा नीचे था, लोग 1 मिनट में भाग के जाते थे, मैं चल ही नहीं सकती थी। मैं तो जैसे ही पैर रखूं गिर जाते या कुछ भी, इतना स्वेलिंग मेरे पैर में आ जाता था। दूसरे पैर से स्टंप, जो मेरा कटा हुआ पैर है, पैर ऐसे मैं रखती थी तो ब्लड आ जाता था स्टंप से, क्योंकि तुरंत लगाया गया था आर्टिफिशियल पैर। ब्लड इतनी जोर से, क्योंकि प्रेशर लेते उससे ब्लड आना शुरू हो जाता। 2-2 घंटे मुझे लगते थे बेस कैंप पहुंचने में रोड हेड से, कि मैं पीक पे पहुंचती तो थी लेकिन कभी आधे घंटे बाद, कभी 1 घंटे बाद, कभी कभी ये होता था कि पहुंचते ही नहीं थे। मैं बताऊं, बेस कैंप से हम प्रोस्थेटिक लेग उनके सामने ही पहन के फटाफट निकल के मैं भागती थी। बेस कैंप से हम साथ निकलते पूरी टीम, और जैसे ही बीच में मुझे मौका मिलता मैं फटाफट भागती और पीक पे पहले पहुंचते बर्फ रहता था, मेरे पास पॉलिथीन जो भी रहता था बिछा के मैं बैठती थी और ऐसे करके देखती थी कि अरे ये लोग तो आ रहे हैं। आया फाइनल, जब मेरा कई पीक हमने लेह लद्दाख में सबमिट किया, 22,798 का पीक था लेह लद्दाख में। हम 21 लोग थे उस पीक में जाने, मैडम छिंद्रीपाल भी थी, भाई साहब भी हमारे थे। 21 में से लास्ट, मतलब मैं बताऊं, स्टार्टिंग से बताऊं, सबमिट करना हमने शुरू किया। हर कोई मुझे बोलता अरुणिमा आप क्यों कर रहे हो, आप रहने दो, छोड़ दो। मैं चुप रहती थी, कुछ नहीं बोला। मैं धीरे धीरे वॉक कंटिन्यूअसली करती थी। पता क्या हुआ, कुछ हद तक ऊपर जाते वक्त लोगों एक एक करके छटना शुरू हुए लोग। 21 में से लास्ट पीक पर सिर्फ 4 लोग पहुंचे थे। जब बेस कैंप पहुंचे, मैम ने कहा कि तुम सब के सब मतलब कामचोर हो, उसको देखो वो पैर नहीं है फिर भी वो चल। मैम का ऐसे सिर्फ पीठ थपथपाना मेरे लिए एक जादू की छड़ी का काम करता था। कोई भी काम, फर्स्ट टाइम जब शेरपा, जब भी किसी पीक पे जाते हैं तो एक लोकल गाइड को लेते हैं हम। शेरपा नीमा नाम था उसका। फर्स्ट टाइम जब उसने मुझे देखा, बोला कि ये जाएगी, अरे इसका तो पैर ही नहीं है, दूसरे पैर में भी रॉड डली है, माइनस टेम्परेचर में रॉड क्रैक हुआ या कुछ भी हुआ तो इसके साथ तो मेरी भी जान जाएगी। मैं किसी तरीके से मैंने समझाया, भाई साहब ने, मैम ने, सबने कन्विंस किया कि नहीं नहीं, प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आए हैं, एक एक चीजें पता है, तब आए हैं, आप जाओ। किसी तरीके से वो माना। रॉकी एरिया, हम इंडिया से 6 लोग थे, रॉकी एरिया तक तो मैं बहुत अच्छा चली रॉकी एरिया तक। लेकिन जैसा ही वो, मैं स्लोप पे, फिर भी हम रुके नहीं, स्लोप पे किसी तरीके से चलना शुरू किया। जब ब्लू और ये आइस वॉल, ब्लू आइस वॉल, पूरा का पूरा बर्फ का पहाड़ एकदम स्टीप ऐसे, उस पे क्लाइंबिंग करनी है। राइट लेग से ही, आप लोगों ने स्पाइक शू देखा होगा, स्पाइक शू में छोटे छोटे कांटे होते हैं, उसी तरीके से क्रैम्पोन होता है जो माउंटेन में जूते के नीचे लगता है और इतने बड़े बड़े कांटे होते हैं उसमें, और बर्फ में ग्रिप बना बना के वो चलता है। और जब किसी वॉल पे, आइस वॉल पे चढ़ना होता, ऊपर क्लाइंबिंग करनी होती है, तो
टो पे इस तरीके का ऐसे कांटे लगे होते हैं और हम उसको हीट करते हैं और इतना पार्ट सिर्फ अंदर जाता है और उसी पे हम अपना वेट लेके पूरा का पूरा खड़े हो जाते हैं। होल होते तब मैं पैर रख रख के जाती थी। खुम्बू ग्लेशियर बेस कैंप टू कैंप 1 वो हमेशा मूव करता रहता और शायद जिस दिन वो खुम्बू ग्लेशियर पिघलेगा डेड बॉडियों का जंगल दिखेगा वहां। इतने लोग मरे हैं वहां। किसी तरीके से एवरेस्ट में 4 कैंप लगते हैं, किसी तरीके से मैंने खुम्बू ग्लेशियर पार किया और कैंप 3 से हम आगे बढ़े। आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते जब वो पल मैं सोचती हूँ। कैंप 3 से आगे बढ़े रात को 1 बजे। ज्यादा से ज्यादा क्लाइंबिंग रात में करते हैं क्योंकि रात में वेदर शांत होता है। रात को 1 बजे निकले, दिन को 1 बजे, नेक्स्ट डे दिन को 1 बजे हम कैंप 4 पहुंचे। कैंप 4 साउथ कोल भी बोलते हैं इसको। ये साउथ नेपाल साउथ साइड है। साउथ कोल, कोल मतलब चौड़ा सा ऐसी थोड़ी जगह। साउथ कोल पहुंचे। मैं बड़ा एक्साइटेड होकर बड़ा उत्सुकता के साथ मैं ऐसे चारों तरफ देख रही थी। पूरा का पूरा धूप निकला था, स्नो कॉटन जैसा गिर रहा था। धूप भी निकली है फिर भी कॉटन जैसा गिर रहा है। मेरे बगल वाले टेंट में एक 4-5 शेरपा मतलब गाइड जो थे शेरपा उस लड़की को पकड़ के ऐसे निकाल रहे थे। अंदर से एक क्लाइंबर को निकाल रहे थे। जब वो पूरी तरीके से बाहर आ गई, वो लड़की थी उसका बॉडी ऐसे अकड़ चुका था और वो मर चुकी थी क्योंकि उसने उस माउंटेन्स के रूल को फॉलो नहीं किया था, उस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं। मैंने वहां से फिर शाम को 4 बजे मैंने मेन समिट के लिए निकलना शुरू किया। यहां के लिए 3500 फीट है साउथ कोल टू समिट, समिट टू साउथ कोल 3500 फीट है। और ये 3500 फीट को डेथ जोन हेडलाइट रात में क्लाइंबिंग करने जिधर ही मेरी हेडलाइट जा रही थी उधर ही मुझे डेड बॉडीज नजर आ रही थी। मैं जब हिलेरी स्टेप पे पहुंची, मेरे शेरपा ने कहा कि अरुणिमा वापस चलो। हिलेरी स्टेप के बाद एवरेस्ट समिट है। हिलेरी स्टेप के बाद जस्ट एवरेस्ट समिट है और दिखने लगता है, वो पीक दिखने लगता है और वो मुझे बोल रहा वापस चलो। हम अपने गोल के इतने करीब हों और कोई हमसे ये बोले कि वापस चलो, कैसा लगता है? मतलब ये लगता है कि सबसे बड़ा दुश्मन तो यही है मेरा, ये दिमाग में आने लगता है। मैंने बोला क्यों? बोला अरुणिमा जिंदगी रही दोबारा ट्राई करना। मैंने आखिर क्यों? अरुणिमा तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, वापस चलो। एक बार तो मैं भी शॉक रह गई कि क्या बोल रहा है ये। मैं चुपचाप कुछ देर तो मैं खड़ी रही। खड़ी क्या, बॉडी मूवमेंट करते ही रहना है। आप कहीं भी आप खड़े नहीं, बॉडी मूवमेंट करते, फिर भी मैं सोच रही हूँ कि क्या कह रहा है। मैं उसको कन्विंस करूँ कि नहीं कुछ नहीं होने वाला है। बोला अरुणिमा मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने लोगों को 200-200 मीटर से वापस होते हुए देखा है, तुम तो पहली बार आ रही हो। मैं उसको कन्विंस कर रही थी। हम फेस भी एक दूसरे का नहीं देख सकते थे क्योंकि बर्फ इतनी तेजी से गिर रही थी, हम देख भी नहीं सकते थे, फेस पूरा ढका हुआ था। वो मुझे कन्विंस कर रहा था, हम उसको कन्विंस कर रहा था। बातें चल रही थी। मैंने लास्ट में शेरपा से बोला कि ठीक है आप जाना चाहते हो तो जाओ, नहीं जाना चाहते, मुझे भी बहुत गुस्सा आ रही थी। बोला कि आप जाना चाहते हो तो जाओ, नहीं जाना चाहते हो मत जाओ। मेरे पास इतना ऑक्सीजन है कि मैं अपने देश का तिरंगा लगाऊं, ये रिकॉर्ड इंडिया के नाम ला पाऊं। और इतना बोल के, सिर्फ इतना बोलकर मैंने एक कदम आगे बढ़ाया था और करीब 2 घंटे बाद मैं एवरेस्ट टॉप पर थी। पूरा माहौल बदल चुका था क्योंकि तब उसने मुझे बताया कि अरुणिमा तूने तो इतिहास रच दिया। उसने बताया। और मैं बताऊं, मैं जितनी बार बोलती हूं उतनी बार मैं उस पल को महसूस करती हूं। मैं एवरेस्ट पे केवल 6 से 7 मिनट ही रही होंगी, ज्यादा से ज्यादा 6-7 मिनट। और वो 6-7 मिनट है मेरे जिंदगी का अनमोल पल है। दोनों, मैं बताऊं उस पल क्या महसूस हो रहा था, मेरे दोनों हाथ ऊपर करके बस चिल्लाने का मन कर रहा था कि इतनी जोर से चिल्लाऊं कि सबको बता दूं कि आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूं। उन लोगों, मैं 4-5 पेयर बैटरी रख के लेके गई थी कि एक नहीं काम करेगा तो दूसरा काम करेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा काम करेगा। 2 डिस्पोजल कैमरा, 1 नॉर्मल कैमरा छोटा। जब मैंने निकालना शुरू किया अपने जेब से, अपने डाउन जैकेट से, शेरपा बोला पागल है क्या, इतने सारे कैमरे लेके आई है? मैंने कहा नहीं, मुझे वो